पिछले कुछ दिनों से मेरे जो फ्रेंड लोग हैं वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि राहत भाई, मुंबई अंडरवर्ल्ड की जो कहानियाँ हैं, जो मुंबई अंडरवर्ल्ड के जो वाक़ये हैं, वो आप हमें सुनाइए। तो बीच में जो एपिसोड में गैप था वो इसी कारण से था कि मैं मुंबई अंडरवर्ल्ड पे गूगल और यूट्यूब पे सर्च कर रहा था। तो आज से इस पहले एपिसोड से हम शुरुआत करने जा रहे हैं मुंबई अंडरवर्ल्ड की वो खौफनाक कहानियाँ जो हमारे पूरे हिंदुस्तान और विदेश के लिए रोमांचक और खौफ पैदा करती है। तो ये जो एपिसोड है, आज इस एपिसोड से मैं उसी मुंबई अंडरवर्ल्ड की जो स्टोरीज़ हैं उनकी मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। और जितनी भी जो मुंबई अंडरवर्ल्ड की आज तक जो स्टोरियाँ हैं वो सब मैं एपिसोड बाय एपिसोड आपको सुनाता रहूँगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राहत कुरैशी स्वागत करता हूँ आप सब लोगों का सलाम इंडिया चैनल पर। आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे मुंबई अंडरवर्ल्ड के बारे में। सभी लोग ये जानते हैं कि मुंबई अंडरवर्ल्ड का जो पहले डॉन थे उनका नाम था हाजी मस्तान, लेकिन ये गलत है क्योंकि हाजी मस्तान के साथ दो और डॉन थे जो उस वक्त मुंबई पर राज किया करते थे हाजी मस्तान के साथ। उन दो डॉन जो और थे उनका नाम था वर्दा राजन और करीम लाला। ये तीन डॉन थे जिन्होंने करीब 30 साल तक मुंबई पर राज किया है। और इनकी सबसे बड़ी खूबी ये रही कि जब ये डॉन थे तो कोई खून खराबा या कोई गैंगवार मुंबई में नहीं होती थी। सबसे पहले हम बात करते हैं हाजी मस्तान और वर्दा राजन के लिंक के बारे में कि इन दोनों में बहुत सी बातें कॉमन हैं। वर्दा राजन और हाजी मस्तान दोनों ही तमिलनाडु से आए थे और तमिलनाडु में जो इनकी गांव की दूरी थी वो 450 किलोमीटर की दूरी थी। मतलब 450 किलोमीटर पहले हाजी मस्तान का गांव था और ठीक 450 किलोमीटर बाद वर्दा राजन का गांव था। तो ये दोनों ही जो गैंगस्टर थे जो बाद में डॉन बने, ये तमिलनाडु से आए थे। और जो करीम लाला की हम बात करें तो करीम लाला अफ़गानिस्तान के थे। उस वक्त अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब हिंदुस्तानी हुआ करता था और हिंदुस्तानी सबको हिंदुस्तान के अंडर ये सब होते थे। मतलब मेरा ये कहने का मतलब ये है कि ये सब हिंदुस्तान ही था। ये तो 1947 के बाद डिवाइडेशन हुए और सबके टुकड़े होते चले गए, हमारे हिंदुस्तान के कई टुकड़े हो गए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाजी मस्तान के बारे में। हाजी मस्तान अपने अब्बा के साथ 1927 में पहली बार मुंबई आए। आप सभी लोग जानते हैं मुंबई सपनों का शहर है और हर देशवासी ये सोचता है कि मैं मुंबई जाकर कुछ करूं और कुछ ऐसा करूं कि मुझे इज्जत, दौलत और शोहरत सब मिले। और मुंबई सबको देती भी है। जो वहाँ मेहनत करता है वो जिस लाइन का भी आदमी हो, चाहे वो फिल्म स्टार हो, चाहे वो गैंगस्टर हो, चाहे वो कोई और हो, किसी मतलब जैसे धीरूभाई अंबानी, ये सब ये गुजरात के तो मुंबई जाके इन सब के दिन बदले। तो हम बात कर रहे थे मुंबई अंडरवर्ल्ड के पहले डॉन, सबसे पहले हाजी मस्तान के बारे में। हाजी मस्तान जब अपने गांव से अपने पिता के साथ मुंबई आए तो वो कार मैकेनिक का काम करते थे, अपने पिता का हाथ बटाते थे। और जब उनकी उम्र 8 साल की थी, 8 साल की उम्र में वो जब बड़ी बड़ी कारें देखते थे और उनको मैकेनिक करते थे, उसको रिपेयर करते थे, तो उनके मन में ख्याल आता था कि काश मेरी भी कभी इतनी बड़ी बड़ी कारें होंगी। लेकिन उन दोनों बाप बेटों को कड़ी मेहनत के बाद भी जो कार रिपेयरिंग में जो आमदनी होती थी वो तकरीबन 5 या 7 रुपये पर मंथ होती थी, जो उनके लिए पर्याप्त नहीं थी। मुंबई जैसे शहर में आके अगर 5-7 रुपये महीना आप 1927 या 1930 के आसपास कमा रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक वहाँ नॉर्मल सी आमदनी है। यही बात सोच करके हाजी मस्तान ने का दिल उस रिपेयरिंग से उठ गया और वो जो वहाँ का जो पानी के जहाज़ का जो डाक जिसको बोलते हैं, वहाँ जाकर उन्हें पानी के जहाज़ से जो लोग आते थे वहाँ से उन्होंने कुली का काम स्टार्ट किया। और जब वो कुली का काम स्टार्ट किया तो
वहाँ से उनकी थोड़ी आमदनी बढ़ी और वो 5-7 रुपये से 15 रुपये पर मंथ पर आ गई। वहीं हाजी मस्तान की मुलाकात एक दुबई के जो आदमी थे मोहम्मद बिन गालिब, उनसे हुई, जो वहाँ से दुबई से और सऊदी से घड़ी, ट्रांजिस्टर और गोल्ड लेकर आते थे, क्योंकि उस वक्त ब्रिटिश साम्राज्य था और ब्रिटिश साम्राज्य में शुल्क बहुत ज़्यादा था। तो वो शुल्क को बचाने के लिए ये सब पानी के जहाज से ये सब लेकर आते थे और उसको यहाँ सेल करने वाला उनको कोई चाहिए था। तो उनकी नज़र पड़ी हाजी मस्तान पे। हाजी मस्तान से उन्होंने इस बारे में बात की और हाजी मस्तान ने जब उनका काम स्टार्ट किया तो हाजी मस्तान की इनकम हो गई थी 15 रुपये से 50 रुपये महीना। अब हाजी मस्तान को मजा आने लगा कि यार ये तो बहुत अच्छा काम हो गया, और वो मोहम्मद बिन गालिब का जो सामान वो सऊदी से लेकर आते थे उसको इंडिया में आकर के मुंबई में वो बेचना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। इसी बीच क्या होता है कि कुछ समय बाद वहाँ एक शेर अली खान नाम का एक पठान था जो आए दिन वहाँ आता था और जितने भी कुली होते थे उनसे हफ्ता वसूली कर कर जाया करता था। तो उससे काफ़ी कुली सारे परेशान थे। उन सब ने ये बात हाजी मस्तान को बताई। तो हाजी मस्तान ने क्या किया कि उन सब का एक ग्रुप बना करके, और जब शेर अली उनसे हफ्ता मांगने आया, इन सब ने शेर अली खान की और उसके आदमी की जमकर पिटाई कर दी। शेर अली खान वहाँ से भाग गया और दोबारा फिर लौटकर नहीं आया। इस बात से जितने भी कुली थे उनमें हाजी मस्तान का दबदबा कायम हो गया और यहाँ से हाजी मस्तान के दिन भी बदल गए और हाजी मस्तान सबका भाई हो गया। लेकिन उसने अपना गोल्ड और चांदी का जो तस्करी का धंधा है वो जारी रखा और उसमें वो दिन ब दिन आगे बढ़ता चला गया। हाजी मस्तान ने बिना किसी गैंगवार, बिना किसी खून खराबे के 30 साल मुंबई पे राज किया और अपनी एक साफ सुथरी छवि बनाई। हाजी मस्तान पूरे अपने आपराधिक जीवन काल में सिर्फ एक बार जेल गए, वो भी तब जब 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई और उनके घर पर, ठिकानों पर दबिश दी गई। तो ज़्यादा पैसे, ज़्यादा आमद, इनकम से ज़्यादा संपत्ति रखने के आरोप में हाजी मस्तान को जेल हो गई। जब 15 दिन वो जेल में रहे तो उनकी वहाँ एक साधु से मुलाकात हुई। तो साधु ने उनको समझाया कि आप ये जो कर रहे हो ये गलत है, आप अपने धर्म, अपने मज़हब पे भी ध्यान दीजिए। तो हाजी मस्तान को उनकी बात इतनी बढ़िया लगी। उसके बाद हाजी मस्तान जब जेल से बाहर आए तो उसके बाद सीधे वो हज कर रहे हैं, मक्का शरीफ पहुँच गए और उसके बाद हाजी मस्तान का नाम हाजी मस्तान मिर्ज़ा पड़ा था। इससे पहले लोग उनको सिर्फ मस्तान मिर्ज़ा कहते थे। हाजी मस्तान का जो लाइफ स्टाइल था वो बड़ा ही दिलचस्प था। वो सफ़ेद पैंट, सफ़ेद शर्ट और सफ़ेद जूता पहनते थे और उनके इस लाइफ स्टाइल को कई फिल्म अभिनेताओं ने कॉपी किया, जिसमें राजकुमार, जितेंद्र, पुरानी फिल्मों के खलनायक अजीत, इन सब ने जो हाजी मस्तान का लाइफ स्टाइल था वो कॉपी किया और हमेशा उसी लाइफ स्टाइल में इन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजर बसर की। अब बात करते हैं वरदाराजन के बारे में। वरदाराजन भी जब अपने गांव से, तमिलनाडु से जब मुंबई आए तो मुंबई आने के बाद उन्होंने बीटी रेलवे स्टेशन पे हमाली का काम शुरू किया, कुली का काम शुरू किया और वो अपना गुजर बसर करने लगे। जो बीटी के जो रेलवे स्टेशन पे कुछ छुट भैया जो बदमाश टाइप के लोग थे वो इनसे दारू वारू मंगा लिया करते थे। तो ये जो अवैध दारू है वो ला करके उनको दे दिया करते थे। दारू लाते लाते इनका इंटरेस्ट जागा और ये शराब की अवैध तस्करी में घुस गए। इन्होंने धारावी, जो एक बहुत बड़ी एशिया की झोपड़पट्टी है, उसमें अपना रहन बसेरा किया और तमिलनाडु से जो इनके गांव के लोग आते थे उनको इन्होंने धारावी में झोपड़पट्टी दिलाई और वहाँ पर उनके जो भी आईडी प्रूफ थे वो बनवाए और उनको शराब बनाने के कारखानों में धकेल दिया। धीरे धीरे वरदाराजन का जो वर्चस्व था वो बढ़ता गया, उनका दायरा कारोबार का बढ़ता गया, उनके पास आदमियों की ताकत बहुत थी और इसी बात से हाजी मस्तान वरदाराजन से इम्प्रेस थे। वरदाराजन जब ये सब काम कर रहे थे उस वक्त मोरारजी देसाई महाराष्ट्र के सीएम बने और उन्होंने महाराष्ट्र को नशा मुक्त महाराष्ट्र घोषित कर दिया, जिससे जितनी भी नशे की चीज़ें थी वो सब बंद हो गई। ये वरदाराजन के लिए टर्निंग पॉइंट था। जब 1 नंबर में सारी चीज़ें बंद हो गई तो 2 नंबर के रास्ते से वरदाराजन लोगों को शराब मुहैया कराने लगे और उन्होंने मुंबई और मुंबई के आसपास के जो भी इलाके थे उन सब में शराब अपने लोगों से पहुंचाने का काम स्टार्ट कर दिया और उससे उन्होंने भारी मुनाफा कमाया।
इसी के चलते क्या हुआ कि फिर महाराष्ट्र से शराबबंदी हट गई और गवर्नमेंट का एक शराब का कंसाइनमेंट पानी के जहाज के माध्यम से मुंबई आया, जिस कंसाइनमेंट को वरदाराजन ने अपने साथियों के साथ लूट लिया और उसे गायब कर दिया। इस शक में जब पुलिस वालों ने धारावी में रेड मारी और धारावी में रेड मार के वरदाराजन को अरेस्ट किया और उनको लॉकअप में डाल दिया, तब हाजी मस्तान उनके पास आए और हाजी मस्तान ने उनसे कहा कि तमिल में कि भाई को सलाम। वरदाराजन ने जब तमिल में ये बात सुनी कि एक सफ़ेद पैंट शर्ट और सफ़ेद जूते में एक आदमी और हाथ में सिगार पिए हुए और मुझे भाई बोल रहा है, तो वो बड़े इम्प्रेस हुए और वो भी तमिल में। तो तमिल भाई भाई इन्होंने फिर तमिल में काफ़ी कुछ बातें की और उस तमिल में जो इन्होंने बातें की उसमें हाजी मस्तान ने वरदाराजन को ये बताया कि तुम ये जो गवर्नमेंट का कंसाइनमेंट है इनको वापस दे दो और मेरे साथ काम करो, मेरे पास बहुत काम है, हम दोनों मिलकर काम करते हैं और मुंबई पर राज करते हैं। ये बात वरदाराजन को पसंद आई और वरदाराजन ने उनसे प्रॉमिस किया हाजी मस्तान से कि मैं कंसाइनमेंट वापस गवर्नमेंट को दे दूंगा। वह यही कि जब वो जेल से बाहर आए तो उन्होंने ये कंसाइनमेंट गवर्नमेंट को वापस कर दिया। अब हाजी मस्तान और वरदाराजन दोनों जिगरी दोस्त हो गए। वरदाराजन के ऊपर एक फिल्म बनी थी अमिताभ बच्चन की जिसका नाम अग्निपथ था। अग्निपथ में अमिताभ बच्चन ने जो रोल प्ले किया था वो वरदाराजन का था और वरदाराजन जिस तरह से रियल लाइफ में बोलते थे या उनका स्टाइल था वही अमिताभ बच्चन ने अग्निपथ में फॉलो किया। तो अमिताभ बच्चन ने जो अग्निपथ में जो रोल प्ले किया था वो वरदाराजन की कॉपी थी। तो ये रही वरदाराजन की बात। अब इसके बाद हम बात करेंगे करीम लाला के बारे में। करीम लाला अफगानिस्तान से आया हुआ पठान, डूंगरी के एरिया में उनकी अच्छी धाक और उन्होंने जो काम चुना वो चुना जुआ, सट्टा, मटका और जो लड़ाई झगड़े छोटे मोटे लोगों में हो जाते थे उसकी मानवाजी। इससे करीम लाला का वर्चस्व डूंगरी और उसके आसपास इलाके में फैलता चला गया। करीम लाला से मुंबई के जनता इतनी इम्प्रेस थी और इतने खौफ में थी कि करीम लाला ने एक बार जो मुंह से निकाल दिया वो होकर रहता था। करीम लाला की भी बेस्ट जो करीम लाला की लाइफ स्टोरी थी उस पर काफ़ी फिल्में बनी हैं, जिसमें जंजीर में एक प्राण ने रोल किया था शेर खान का, वो करीम लाला की ही कॉपी था। और इसके बाद कई फिल्मों में करीम लाला के रोल को काफ़ी बुनाया गया और करीम लाला को काफ़ी हाईलाइट किया गया फिल्मों के माध्यम से। रियल लाइफ में करीम लाला कुछ और थे लेकिन फिल्मों में उसको दूसरे तरीके से बताया गया। तो करीम लाला और वरदाराजन और हाजी मस्तान, ये तीन जो डॉन थे जिन्होंने मुंबई को एक नया, कहते हैं कि अपराधी गतिविधियों में एक नया आयाम दिया और लोग मुंबई को अगर जानते थे उस समय बंटवारे के बाद तो वो हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदाराजन जैसे खूंखार गैंगस्टरों के वजह से मुंबई को ज़्यादा जानते थे। तो इस एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे इससे आगे की कहानी। 1952 से लेकर 1980 तक ये तीनों गैंगस्टर, इन तीनों डॉनों ने मुंबई पे राज किया और बिना किसी खून खराबे के इन्होंने अपने अपने कारोबार किए। वो कानून की नज़र में गैर कानूनी कारोबार थे लेकिन इनकी नज़र में वो इनके पैसा कमाने का एक रास्ता था। तो ये थी 30 साल के पीरियड में उन तीन डॉनों की कहानी जिनका नाम था हाजी मस्तान मिर्ज़ा, वरदाराजन और करीम लाला। ये तीन दिग्गज, तीन डॉन। अब इनमें से आप ये डिसाइड कीजिए कि इनमें से मुंबई का भाई कौन था। तो मेरे इस एपिसोड का जो नाम है वो यही है कि मुंबई का भाई कौन। और इस तरह से जो भी अब कड़ी आएगी इसके बाद जो मैं एपिसोड बनाऊंगा वो मुंबई अंडरवर्ल्ड के 1980 के बाद की कहानी आपको सुनाऊंगा। तो इस एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात करेंगे मुंबई अंडरवर्ल्ड के एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप सब राहत कुरैशी को इजाज़त दीजिए और आप सब मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और प्लीज़ मेरे एपिसोड को पूरा देखिए। आप सबको मेरी ओर से सलाम इंडिया।